मुल्क में फैली खामोशी आइंदा आने वाले बहुत बड़े तूफ़ानों का पता दे रही है। और ये बहुत से तूफ़ान जो कि हमारा पीछा करने वाले हैं, उसमें जहालत का तूफ़ान है, पॉपुलेशन का तूफ़ान है और भूख का तूफ़ान है। तो मैं आज जिस तूफ़ान की बात करने लगा हूँ वो भूख के तूफ़ान की बात करने लगा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अप्रैल 2026 में जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जो कहा है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की उन्होंने ये बातें कही हैं। और उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की है कि पाकिस्तान इस वक्त जो खुराक के क्राइसिस के, हंगर के क्राइसिस के हवाले से 8वें नंबर पे है। 11 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो भूख का इस वक्त शिकार है और इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। नाइजीरिया की एक बात भी उन्होंने की है कि नाइजीरिया में इस वक्त 30 मिलियन लोग जो हैं वो भूख क्राइसिस का शिकार हैं। लेकिन वहाँ पे नाइजीरिया में 89% पॉपुलेशन पर रिसर्च हुई है। लेकिन जबकि पाकिस्तान पे ये फिगर इसलिए कम है कि पाकिस्तान पे 21% पॉपुलेशन पर रिसर्च हुई है और उसमें से कहा गया है कि 11 मिलियन लोगों को खुराक की शिद्दत का मसला है। अगर पूरी पॉपुलेशन का नाइजीरिया की तरह अगर पाकिस्तान का भी सर्वे किया जाता तो पाकिस्तान की तादाद शायद नाइजीरिया के बराबर या उससे भी ज़्यादा होती। तो बहरहाल पाकिस्तान का नंबर भूख क्राइसिस, हंगर क्राइसिस के हवाले से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 मुल्कों में से 106 नंबर पे है। तो ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल को इंडिकेट कर रही है। और इसके ऊपर जलती का तेल का जो काम किया है वो ईरान की और अमेरिका की जंग ने किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गए हैं। खाद की सप्लाई, खाद जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है फसल के लिए और किसान उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और अच्छी फसल पैदा करने के लिए, तो खाद की सप्लाई जो 30% तक इफ़ेक्ट हो चुकी है। और बाज़ मुल्कों के अंदर 55% तक खाद की जो क्राइसिस है वो आ चुका है। यूरिया, पोटैश और नाइट्रोजन इनकी कमी की वजह से कम खाद की सप्लाई को आप देख लीजिए। ईरान जंग की वजह से खाद की सप्लाई किस हद तक मुतासिर है। तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं जंग को और खाद की जो सप्लाई है उसकी वजह शॉर्टेज की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से वह 30% जो खाद की जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं और कई मुल्कों में 55% तक रेट बढ़ गए हैं। यूरिया, पोटैश, नाइट्रोजन इनकी कमी की वजह से, कम खाद की मिलने की वजह से जब फार्मर फसल लगा रहे हैं तो जाहिर है वो उसको प्रोडक्शन क्या देंगे, वो उनकी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट होगी। और फिर इसके साथ साथ ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें डेफिनेटली जो फार्मर हैं, जो आम आदमी है, वो भी इससे नहीं बच रहा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ेगी, खेतों में आप पैदावारी लागत बढ़ेगी, खेतों से ट्रांसपोर्टेशन है, आपने सब्जियां और जो भी फ्रूट है वो आपने मार्केट में लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगी, तो मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो ये सारा अल्टीमेटली एक आम आदमी, एक गरीब आदमी उस पर इफ़ेक्ट होने जा रहा है। और गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं करता और अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो तो पहले ही बोझ के नीचे है। उसने बिजली का बिल देना है, उसने पानी का बिल देना है, उसने गैस का बिल देना है। अब वो खुराक का बिल कहाँ से देगा, फूड का बिल कहाँ से देगा। मैं अभी चंद दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था कि एक बूढ़ा शख्स है जो कि एक मजदूरी कर रहा था और वो कह रहा था कि उसका इंटरव्यू किया जा रहा था और वो कह रहा था कि मेरे 6 बेटियां हैं और हम लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। तो बहुत ही टची उसकी टॉक थी कि एक वक्त का खाना सिर्फ हमको मिलता है। इस हद तक जो भूख है वो हमारे मुल्क में जो आवाम को घेर कर चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हैं। ये नामुवाफिक जो मौसमी हालात हैं, जो बदलते मौसमी हालात हैं, जिसकी वजह से एक तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, कहत हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वजह से अभी तक हम जो सस्पेंडेड है उसकी वजह से हमारा पानी मुतासिर हो रहा है और जो दरिया चनाब है उसका पानी रोका हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान जो गंदम जो दरामद है पाकिस्तान, उस हवाले से भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स का शिकार है। पाकिस्तान में मुझे याद है कि 2023-24 में 31 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी। उसके बाद 2025 में तकरीबन 29 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी। और उसके बाद पाकिस्तान
इस वक्त फिर शायद जो है वो गंदम की कमी का शिकार हो जाए, तो हमें गंदम फिर दरामद करनी पड़ेगी, और गंदम जब दरामद करनी पड़ेगी तो ज़ाहिर है उसका रेट फिर बढ़ जाएगा, और हमारे जो फार्मर हैं उनकी इन प्रॉब्लम्स की वजह से फार्मर जो है वो अपने गंदम मार्केट में नहीं ले जा सकेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, खाद के प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इससे कीमतें वहाँ बढ़ जाएंगी और फार्मर को उसका जो मुनाफा है वो नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मईशत बहरहाल बहुत कमज़ोर है, मईशत पहले ही हमारी बहुत कमज़ोर है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो जमूद का शिकार हैं। पिछले 20 सालों में गंदम के हवाले से देखिए आप, ऑलरेडी एनर्जी जो इंपोर्ट बिल है वो आपका बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर्स पे चला गया है जब से ईरान का क्राइसिस आया है। तो ये अब आपको फूड इंपोर्ट बिल जो है वो भी पाकिस्तान के लिए एक टफ़ सिचुएशन पैदा करेगा। फिर ईरान जंग की वजह से ज़ाहिर है हमारी जो तरसीलात हैं वहाँ से हमारी 55% जो तरसीलात हैं, हमारी टोटल तरसीलात तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स की होती हैं और उसमें से 55% जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। तो अगर ये जंग का कोई रिज़ल्ट ना निकला और बहुत जल्द कोई इसका ये कोई हमें एक देर पास सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उस वक्त तो हमारी तरसीलात भी मुतासिर हो सकती हैं। और फिर इसके अलावा एक और मसला है, आप मत भूलिए कि पॉपुलेशन का ग्राफ आप देख लीजिए, हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 250 मिलियन पे पहुंच चुकी है और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.1% है, ये इससे भी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है। और जिसकी वजह से आप सोचिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, हम इनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। एक वक्त होता था कि आप मक्खन और दूध और दही के साथ आप पूरा ख़ानदान खाना खा सकता था, लेकिन अब तो ये चीज़ें जो है वो नापैद हो गई हैं और लोगों को तो खाली सूखी रोटी के टुकड़े भी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक और प्रॉब्लम है कि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से क्या होता है कि किसान के पास जो मुनाफे की किसान के पास जो मुनाफे की जो स्पेस होती है वो सुगड़ती जा रही है और किसान के लिए बीज से लेकर डीजल तक की कीमतें वो आसमान को छू रही हैं, तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत तंग हो रही है। और मत भूलिए कि जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी हमारी मईशत की बैकबोन है। दूसरी बात मैं करूँगा अब इस हवाले से कि भूख की वजह से हमारे 40% बच्चे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग कहती हैं ग्रोथ रिटार्डेशन को, कि उनकी ग्रोथ रुकी हुई है या ग्रोथ कमज़ोर है, उम्र ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ कम है, और जिसकी वजह यह है कि लोगों को खुराक नहीं मिलती, उनको प्रोटीन नहीं मिलती, उनको फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ये तमाम जो 5 जो खुराक के अज़्ज़ा होते हैं वो नहीं मिलते, उनको जो पर डे जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो बेचारे वो नहीं हासिल कर पाते, जिसकी वजह से लोग जो है वो भूखे रहते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो मुतासिर होती है। मेल न्यूट्रिशन भी इसी तरह से एक प्रॉब्लम है कि सीरियस मेल न्यूट्रिशन जो है वो बुनियादी कैलोरीज की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। और हमारे लोगों का ये हाल है कि अब तो लोग अपने बच्चे भी बेच रहे हैं भूख की वजह से ख़ुदकुशी भी कर रहे हैं। कई दफ़ा अब आपने पढ़ा होगा कि माँ ने ख़ुदकुशी कर ली कि 3 बच्चों का खाना नहीं वो दे सकी, बाप ने ख़ुदकुशी कर ली कि उस दिन वो अपने बच्चों के खाने का बंदोबस्त नहीं कर सका। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ये हमें इंडिकेट ये कर रही है कि क्या हम तैयार हैं इस तूफ़ान का सामना करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह किसी भी तूफ़ान का सामना करने से गुरेज़ा होता है। पाकिस्तान ने जहालत के तूफ़ान का हमने कोई तैयारी नहीं की, हमने पॉपुलेशन के तूफ़ान की कोई तैयारी नहीं की, अब खुराक के इस तूफ़ान की और भूख के इस तूफ़ान में भी हम कोई तैयारी नहीं कर सके, हमारी प्रिपेयर्डनेस है ही नहीं। इसी तरह जो मौसमी हालात बदल रहे हैं और उसमें पाकिस्तान जिस तरह से ये फ्लड्स और मौसम की तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार हो रहा है, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं और इसका हमें बड़ा शदीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा और कौम को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को, हमारी यंगर जनरेशन को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम वक्त के ऊपर कोई एक्शन ले लें और किसी भी खुराक को हम कंट्रोल कर लें, हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। देखिए हमारे शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं 2024 में वो एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके थे, फिर 2025 में उन्होंने पॉपुलेशन
پاپولیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی، اب بھوک کی بھی ایمرجنسی ان کو ڈکلیئر کر دینی چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کسی ایمرجنسی پہ کام نہیں کیا اب تک. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ سوچیں. اب کسانوں کو کوئی ریلیف دیں، کوئی سبسڈی دیں، وہ ٹریکٹر جو ہے وہ سبسڈی پہ دیں، اور کوئی ان کو لون فری، انٹرسٹ فری قرضے ان کے فراہم کریں. ان کی جو بجلی کی جو فراہمی ہے اس کو ہم کم قیمتوں پہ، یا جس طرح انڈیا میں ہے، جس طرح انڈیا کے پنجاب میں ہے کہ وہاں پہ وہ 300 یونٹ جو ہے وہ فری ہوتے ہیں، اور زرعی یونیورسٹی کے لیے بجلی فری ہوتی، زرعی ٹیوب ویلز کے لیے بجلی فری ہوتی ہے. چائنا میں دیکھ لیجئے، انڈسٹری اور چائنا کی ایگریکلچر پہ بہت عرصہ انہوں نے بجلی جو ہے فری پرووائڈ کی. تو پاکستان میں یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان میں تو پھر بہت یہ کرائسس کی صورتحال ہو جائے گی. تو اس لیے پاکستان کو ان سے نمٹنا چاہیے، اور فارمر کو ایجوکیٹ کریں، فارمر کو سپورٹ کریں. فارمر کو نہ صرف یہ کہ اس کی پرائس پوری ہو، بلکہ فارمر کے منافع کا بھی سوچیں، اور ایک دیر پا منصوبہ بندی کریں کہ لانگ رن میں ہم اس بھوک کے کرائسس سے اور فوڈ کے کرائسس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں. فصلوں کے انشورنس جو ہے وہ گورنمنٹ یقینی بنائے، اور ہمارے پانی کے بڑھتے ہوئے مسائل جس کی وجہ سے پھر اگین ہمارا ایگریکلچر متاثر ہوتا ہے، پانی کی اسٹوریج اور پانی کی ڈیلیوری، ان کی جو پانی کی فراہمی ہے وہ حکومت یقینی بنائے. عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بھوک کا مسئلہ بہت سنگین ہونے جا رہا ہے، اور بھوک کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے بچوں کے قد چھوٹے رہنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ اس حوالے سے چائنا کی طرف جاؤں گا کہ جہاں کے لوگوں کے قد بڑے چھوٹے ہوتے تھے، اور وہاں پہ چونکہ 1 چائلڈ پالیسی تھی تو پیرنٹس نے فوکس کیا اپنے 1 چائلڈ کے اوپر، ان کی خوراک کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان بچوں کے قد بڑھنا شروع ہو گئے. اور ایون اب چائنا میں کامن ہوتا جا رہا ہے کہ 5 فٹ 10 انچ قد کے بچے آپ کو پائے جانے لگے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہم دودھ پروڈکشن میں دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں، اتنا دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں خالص دودھ تو ملتا نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے بچوں کو تو دودھ ملتا نہیں ہے پینے کے لیے. ایک تو ان کی قیمتیں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، مطلب اتنا زیادہ دودھ ہونے کے باوجود سستا بھی نہیں ہے اور خالص بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پاپولیشن، کہ ہماری پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم جو سپلائی ہے ہم اس کو سپلائی نہیں پوری کر سکتے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، اور ہم ان کو دودھ فراہم نہیں کر سکتے. تو یہ دودھ کی کمی کا بھی مسئلہ ہے، اور پرائس کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کی خالص نہ ہونے کا بھی مسئلہ ہے. اور گندم کے حوالے سے ہمارا ایک اور مسئلہ ہے. گندم ہمارے پاکستان میں اگر سرپلس پیدا ہو جائے تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور اگر اور اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، جب آپ سرپلس ہو جاتی تو اگلے سال گندم جو ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے. تو جب کم پیدا ہوتی ہے، شارٹیج ہو جاتی ہے، تو آپ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جو گندم ہے ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں، اور دونوں صورتوں میں خسارہ جو ہے وہ عوام کو ہوتا ہے یا اس کو فارمر کو ہوتا ہے. یہ دراصل کمیشن مافیا کی چاندی ہو جاتی ہے بھارت، ایکسپورٹ کی صورت میں بھی اور امپورٹ کی صورت میں بھی. اور میرے ذرائع کے مطابق یہ نیوز پیپر میں بھی آ چکا ہے کہ یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ نہ تو گندم ایکسپورٹ کرتی ہے نہ امپورٹ کرتی ہے، یہ گوداموں میں اس کو وہاں پہ ریزروائر میں رکھ لیتی ہے، اور ہمیں کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپورٹ کر دیا ہے یا ہم نے ان کو امپورٹ کر لیا ہے، سمپلی اپنے انٹرسٹ کے لیے اور اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے. تو پروگرام ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پھر آپ سے نیکسٹ ٹاک میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.